दोस्तों, क्या होता है जब एक बूढ़ा आदमी बैंक में जाए और उसे वहां से धक्के मारकर निकल दिया जाए। सुबह के 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक सीधे साधे पुराने कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, अंदर दाखिल होते हैं। बैंक में कदम रखते ही वहां मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम चरणदास था। उनके एक हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे में वही पुराना लिफाफा। वे धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक महिला कर्मचारी बैठी थी जिसका नाम सीमा था। बैंक के भीतर हर किसी की निगाहें चरणदास जी पर टिकी थीं। वे सीमा के पास पहुंचते हैं और बड़ी नम्रता से कहते हैं, बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है। यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह कहते हुए चरणदास जी लिफाफा सीमा की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन सीमा चरणदास जी के पहनावे को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। तब चरणदास जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। सीमा लिफाफा रखते हुए उनसे कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। इतना कहकर सीमा और बैंक में मौजूद अन्य लोग अपने काम में लग जाते हैं। चरणदास जी वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोबारा कहते हैं, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो तुम प्रबंधक को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूं। इसके बाद सीमा मन ना होते हुए भी अपना फोन उठाती है और प्रबंधक सुनील के केबिन का नंबर मिलाती है। उसने फोन पर प्रबंधक को बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। प्रबंधक सुनील चरणदास जी को दूर से ही देखता है। चरणदास जी बहुत ही साधारण दिख रहे थे। प्रबंधक सुनील फोन पर सीमा से पूछता है, क्या यह हमारे बैंक का ग्राहक है या ऐसे ही कोई आ गया है? सीमा कहती है, सर, यह बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब प्रबंधक सुनील कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर यहां बैठकर चले जाएंगे। प्रबंधक सुनील के आदेश के अनुसार सीमा चरणदास जी को प्रतीक्षा क्षेत्र में बिठा देती है। वह कहती है, बाबा, आप वहां बैठ जाइए। थोड़ी देर में प्रबंधक साहब खाली हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। चरणदास जी वहां से चलते हुए प्रतीक्षा क्षेत्र में चले जाते हैं और एक कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी चरणदास जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां जितने भी ग्राहक आते थे वे सूट बूट में होते थे, जबकि चरणदास जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। देखने से भी नहीं लग रहा था कि उनका खाता इस बैंक में होगा, क्योंकि इस बैंक में केवल अमीर लोगों के खाते होते थे। इसी वजह से चरणदास जी सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। यह बातें चरणदास जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वे इन सभी चीजों को अनदेखा करते हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ी देर में प्रबंधक आएगा और मैं उससे बात कर लूंगा। बैंक के अंदर एक और व्यक्ति, जो एक छोटी पद पर काम करता था, जिसका नाम अमित था, अभी बाहर गया हुआ था। जैसे ही वह बैंक के अंदर आता है तो वह देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठा हुआ है, जिसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखारी कह रहा था तो कोई कह रहा था कि इस बैंक में तो इसका खाता हो ही नहीं सकता और यह यहां कैसे आ गया? ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बिठा रखा है? इस तरह की बातें उनके बारे में चल रही थीं। अमित ये सभी बातें सुन लेता है। इसके बाद अमित सीधा चरणदास जी के पास जाता है और बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछने लगता है, बाबा, आप यहां क्यों आए हो और आपको क्या काम है? अमित को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति देखकर थोड़ा बेचैन हो जाता है और इसी वजह से उनसे पूछने गया था। चरणदास जी अमित को बताते हैं, मुझे प्रबंधक से मिलना है और उनसे मुझे कुछ काम है। यह बात सुनकर अमित उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहां प्रतीक्षा करो, मैं अभी प्रबंधक से बात करके आता हूं। इसके बाद अमित प्रबंधक सुनील के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है, लेकिन प्रबंधक सुनील पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहां बिठा रखा है। थोड़ी देर वहां बैठेगा और उसके बाद वहां से चला जाएगा। इसके बाद प्रबंधक सुनील अमित को कोई और काम बता देता है और कहता है, तुम अपना काम कर लो
और तुम्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं है। अब अमित दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें यह बात सहन नहीं होती। वे खड़े होते हैं और प्रबंधक सुनील के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे प्रबंधक सुनील के केबिन की तरफ बढ़ते हैं, प्रबंधक देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है, तो वह तुरंत अपने केबिन से बाहर निकलता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और अकड़ते हुए पूछने लगता है, हाँ बाबा बताइए, आपको क्या काम है? चरणदास जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, बेटा ये देखो, मेरे बैंक खाते की जानकारी इसके अंदर है और मेरे खाते से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर प्रबंधक सुनील थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है, बाबा जब किसी बैंक खाते में पैसे नहीं रहते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे विचार से आपने भी अपने खाते में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके खाते की लेन देन रोक दी गई है। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं, बेटा पहले तुम एक बार खाते की जांच तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो? तो प्रबंधक सुनील हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बाबा यह वर्षों का अनुभव है और वर्षों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, किसने अपने खाते में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके खाते में तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाओ। सभी ग्राहक आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। इसके बाद चरणदास जी उस लिफाफे को उसकी मेज पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी जानकारी लिखी हुई है उनको एक बार अवश्य देख लेना। ऐसा कहकर चरणदास जी वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो तुरंत मुड़कर कहते हैं, बेटा तुम्हें यह सब कुछ करने का बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर चरणदास जी बैंक के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए और चलते चलते वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब प्रबंधक सुनील को यह बात सुनाई देती है कि तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो उसे लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही कह दिया होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। प्रबंधक सुनील अपने काम पर चला जाता है। इधर मेज पर वह लिफाफा पड़ा हुआ था, जिस लिफाफे के अंदर बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारी थी। इसके बाद जो अमित होता है वहां से उस लिफाफे को उठा लेता है और अपने कंप्यूटर के सर्वर में लॉग इन करके उस लिफाफे के अंदर दी गई जानकारी के हिसाब से ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद जब पुराना रिकॉर्ड देखा जाता है तो उसे पता चलता है कि यह जो व्यक्ति यहां पर आया था, ये इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि इस बैंक के 60% शेयर इनके पास ही हैं। अब इस बात को सुनकर वह बड़ा ही हैरान होता है और भी अच्छी तरह से उस जानकारी को पढ़ने लगता है। तो जानकारी को पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाता है कि यह इस बैंक के मालिक ही हैं। इसके बाद अमित उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि निकालता है और प्रतिलिपि निकालकर बैंक प्रबंधक सुनील के पास जाने लगता है। बैंक प्रबंधक सुनील अपने केबिन में किसी अमीर ग्राहक से बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की योजनाएं बता रहे थे। इसके बाद अमित में आई कम इन करके केबिन के अंदर आने लगता है। बैंक प्रबंधक सुनील उसे संकेत करता है और संकेत से पूछने लगता है कि किस लिए तुम यहां पर आए हो। उसके बाद जो अमित होता है वह इशारों से ही बता देता है कि यह एक रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति की है जो वहां पर आया था और आपने उसे ऐसे ही यहां से भेज दिया। आप एक बार इस पर नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर अमित ने वह रिपोर्ट प्रबंधक साहब की मेज पर रख दी थी। लेकिन तभी जो प्रबंधक साहब होते हैं अपने उस ग्राहक से थोड़ी देर के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, देखो भाई अमित, हमारे पास ऐसे वैसे लोगों के लिए समय नहीं है। इसके बाद अमित बड़े आदर भाव से प्रबंधक साहब से कहने लगता है, अगर आप इसको एक बार देख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो प्रबंधक सुनील है वह उस रिपोर्ट को आगे की तरफ सरकाते हुए कहता है, मुझे इसको नहीं देखना और मुझे ऐसे ग्राहकों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर उसने रिपोर्ट को अमित की तरफ बढ़ा दिया था और अमित उस रिपोर्ट को वहां से लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक के अंदर का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम में लग गए थे और धीरे धीरे शाम हो जाती है।
चरणदास जी की वापसी दूसरे दिन उसी समय पर, जिस समय पर चरणदास जी आए थे उसी समय पर फिर से आते हैं। लेकिन आज उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति था जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था। अंदर आने के बाद वहां पर सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इसके बाद वे प्रबंधक सुनील को अपनी तरफ आने का संकेत करते हैं, तो प्रबंधक भी डरते हुए अपने केबिन से निकलकर चरणदास जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी चरणदास जी प्रबंधक सुनील से कहते हैं, प्रबंधक साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यह बात आपको बहुत भारी पड़ेगी। आपने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया था वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, तो अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इस बात को सुनकर प्रबंधक सुनील थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि क्या सजा मुझे दे सकते हैं? भला मेरे साथ क्या कर सकते हैं? उसके बाद चरणदास जी कहते हैं, तुम्हें प्रबंधक के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले अमित को प्रबंधक बनाया जा रहा है और तुम्हें बाहर का काम देखना होगा। इस बात को सुनकर प्रबंधक सुनील थोड़ा सा बेचैन हो जाता है और वह कहने लगता है, आप होते कौन हो मुझे इस तरह से हटाने वाले? तो चरणदास जी कह देते हैं, मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही समझ लो, क्योंकि 60% शेयर मूल्य मेरे पास है और मैं चाहूं तो तुम्हें हटा भी सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा भी सकता हूं। यह बात सुनकर बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे और जो कुछ ग्राहक कल भी इस बैंक के अंदर आए थे और आज भी आए थे, वे सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और चरणदास जी की तरफ फटी की फटी निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति जो चरणदास जी के साथ आया था, वह अपने उस सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक दस्तावेज निकालता है जो कि अमित की पदोन्नति का था। उसे एक बैंक प्रबंधक बना दिया गया था। इसके बाद वह दूसरा पत्र निकालता है जिसको बैंक प्रबंधक सुनील को दे देता है और कहता है, अगर तुम्हें बाहर में ड्यूटी करनी है तो तुम बेशक से कर लो, लेकिन प्रबंधक बनकर तुम इस बैंक में नहीं रह सकते। यह बात सुनकर प्रबंधक सुनील के पसीने छूटने लगते हैं और वह अपनी कल की गलती के लिए बुजुर्ग व्यक्ति से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो चरणदास जी होते हैं वे उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफी किस बात की मांग रहे हो और मैं किस वजह से तुम्हें माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह हमारे इस बैंक की नीति के खिलाफ है। क्या तुमने कभी भी इस बैंक की नीति नहीं पढ़ी? यहां पर गरीब और अमीर में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा और सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना चरणदास जी ने ही की थी और उन्होंने यह बात पहले ही घोषित कर दी थी कि इस बैंक के अंदर किसी को भी गरीब नहीं समझा जाएगा और ना ही किसी को ज्यादा अमीर समझा जाएगा। सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा और कोई भी बैंक का कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चरणदास जी कहते हैं, वह तो मैं तुम पर दया कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने लायक छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुझे यहां से हटा भी सकता हूं। जो तुमने मेरे साथ किया है वह बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला अमित, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे आकर पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा, तो इस पद के लिए वह असली हकदार है, ताकि वह ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनके पहनावे को देखकर उनको नहीं आंक सके। ऐसा कहकर चरणदास जी सीमा को बुलाते हैं और सीमा को भी इस बात के बारे में डांटते हैं। कहते हैं, मैं पहली गलती समझकर तुम्हारी इसे माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आए तो उसको उसके कपड़ों से नहीं आंकना है, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुम मुझे पहले ही संभाल लेती तो इस प्रबंधक के पास मुझे नहीं जाना पड़ता और मुझे और ज्यादा अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद सीमा हाथ जोड़ने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है। कहती है, बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद चरणदास जी वहां से उस व्यक्ति के साथ वापस जाने लगते हैं और सभी लोगों से कहकर गए थे कि अमित से बहुत कुछ तुम्हें सीखने की आवश्यकता है और इससे जितना हो सके उतना सीख लीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बीच बीच में यहां पर किसी ना किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में अच्छी तरह से मुझे सूचना दे सके। ऐसा कहकर चरणदास जी वहां से चले गए और बैंक का पूरा कर्मचारी इस बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छी तरह से काम करना होगा।
कहीं अगली बार उनका नंबर ना आ जाए। इस बात को सोचकर पूरा बैंक सुधर जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस बैंक के अंदर काम करने लगते हैं। चरणदास जी का यह कार्य चारों तरफ फैल गया था और सभी लोग उस बैंक की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि मालिक हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो, क्योंकि ज्यादातर मालिक अपने बैंक को खोलकर चले जाते हैं। फिर चाहे पीछे से प्रबंधक किस तरह का काम करे या पीछे से कोई भी कर्मचारी कैसा भी काम करे, उन्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन चरणदास जी ने अपने मालिक होने का पूरा कर्तव्य निभाया और उस बैंक के कर्मचारियों को एक अच्छा पाठ सिखाया। चरणदास जी के बारे में मेरी राय है कि वे एक सच्चे और न्यायप्रिय मालिक थे, जिन्होंने अपने मूल्यों को बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनके बैंक में हर कोई सम्मान के साथ व्यवहार करें। अमित के बारे में मैं यह कहूंगा कि वह एक दयालु और विनम्र व्यक्ति था, जिसने अपने कर्तव्य से बढ़कर एक बुजुर्ग की मदद करने की कोशिश की और इसी वजह से उसे उसकी मेहनत का फल मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।